कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट में वी वर डूइंग सैलरी स्ट्रक्चर का 4 मेजर कंपोनेंट्स था. What were they? Basic pay. Okay. Base pay. Benefits. Base pay. Allowance. Allowances. Benefits. Benefits. Reward and recovery. Good. Okay. What was base pay? बताइए. Base pay क्या है? Basic pay? मतलब फिक्स पे रहता है. फिक्स पे रहता है. टर्म्स पकड़िए, की पॉइंट्स जो होता है ना, जिसको कहते हैं कि किसी भी कोई टॉपिक होता है, कोई अच्छा आंसर याद करने का, ये सिर्फ एड ऑन कोर्स के लिए, इट्स नॉट जस्ट फॉर एड ऑन कोर्स. ये एक प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करेंगे, मैंने फॉलो किया है, आई प्रिज्यूम बिफोर सेइंग दैट इट वर्क्स फॉर यू आल्सो. कोई टॉपिक होता है, जैसे आप कोई भी टॉपिक है, एचआर पढ़ेंगे, एचआर में आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पॉवर्टी पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ रहे हैं, आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं, 753 का पढ़ा रखिए. ठीक है. कैसे समझिए कि कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, उसका 5 फैक्टर्स याद रखिए उसके बारे में, और उसको 3 डायमेंशन से समझने की कोशिश कीजिए. ओके. सो डोंट मग अप द आंसर्स. Once you are clear with your concept, you can write essay on it automatically. आप समझ जाएंगे तो आप लिख लेंगे. लिखना प्रॉब्लम नहीं होता है कभी भी, समझना प्रॉब्लम होता है. कई बार आप 4-4 पन्ना लिख जाते हैं और फिर पूछा जाएगा कि वो क्या है, तो सही से जब सामने आएगी वो बात, तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि वो क्या है. इसीलिए कोई भी चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ गए तो मैं भी भूल जाएंगे फ्यूचर में, फिर उसको मतलब एक बार रिवाइज करेंगे तो मेमोराइज हो जाएगा. लेकिन अगर समझ के बिना याद कर लिए तो फिर वो समझना बहुत मुश्किल है, वो समझ ही नहीं आए. बेस पे, सैलरी में बेसिक पे सुना है? बेसिक पे क्या होता है? सैलरी का एक फिक्स्ड कंपोनेंट होता है. ठीक है. बेसिक पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज में भी, क्योंकि इसी बेसिक पे के ऊपर ये सारे अलाउंसेस ऐड किए जाते हैं. आपको ऑर्गेनाइजेशन में जितना अलाउंस वगैरह दिया जाएगा, वो किसका एक प्रोपोर्शन होता है? बेसिक पे का एक पार्ट होता है, एक परसेंटेज ऑफ बेसिक पे, वही आपको अलाउंसेस के तौर पे दिया जाता है. और क्योंकि बेसिक पे अलग अलग होता है, अलग अलग होगा ना, दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल यू हैव ज्वाइंड. आप नीचे लेवल पे ज्वाइन करेंगे तो बेसिक पे कम होगा, ऊपर लेवल पे ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आपका बेसिक पे ज्यादा होगा. आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो बेसिक पे बढ़ता जाएगा, राइट? बट फॉर अ लेवल बेसिक पे इज फिक्स्ड. सेकंड पॉइंट, बेसिक पे इज मॉनेटरी. ये जो चारों फीचर्स हैं, जो चारों कंपोनेंट्स लिखा है अभी, इनमें से कुछ मॉनेटरी है यानी फाइनेंशियल है, कुछ नॉन मॉनेटरी है यानी नॉन फाइनेंशियल है. जैसे रिकग्निशन, ये नॉन फाइनेंशियल हुआ, आपकी तारीफ हुई, तो इसमें एम्प्लॉयर का पैसा तो गया नहीं. लेकिन ये रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. यू फील गुड व्हेन somebody recognizes you, somebody praises you for the work you have done. तो रिकग्निशन नॉन मॉनेटरी पार्ट में आता है या नॉन फाइनेंशियल पार्ट में. इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच इज नॉन मॉनेटरी? एनीथिंग जो क्लास कर चुके हैं वो बताइए. बेनिफिट्स, इंसेंटिव, हमेशा याद रखना कि इंसेंटिव इज ऑलवेज परफॉर्मेंस बेस्ड. जब भी इंसेंटिव की बात होगी वहां आपके परफॉर्मेंस की बात आएगी. ठीक है. आप देखेंगे कई जगह पे ऑफर लेटर जब आपको मिलेगा तो पैकेज ऐसे लिखा रहेगा सीटीसी. सीटीसी समझते हैं? सीटीसी इज कॉस्ट टू कंपनी. आपके ऑफर लेटर में हमेशा ये लिखा रहेगा योर सीटीसी विल बी इक्वल टू. सीटीसी का मतलब कॉस्ट टू कंपनी, मतलब
कंपनी को आपको हायर करने में 1 साल में इतना पैसा लगता है. यू आर दिस मच कॉस्ट पर ईयर टू द कंपनी. ओके, इंसेंटिव की बात किए तो सीटीसी मान लो कहीं लिखा है 3.6 लाख, ठीक है, वहां पर ये लिखा रहेगा कि 2.8 इज फिक्स्ड एंड द रेस्ट 0.8 इज परफॉर्मेंस बेस्ड या फिर इंसेंटिव बेस्ड. मॉनिटरिंग तो होती होती है. ये मॉनिटरी ही होता है, इंसेंटिव हमेशा मॉनिटरी होगा. कुछ बुक्स में आपको हालांकि नेगेटिव इंसेंटिव का एग्जांपल दिया जाता है कि वर्क प्लेस पे अगर कोई सही से काम नहीं कर रहा है या फिर कभी कभी नेगेटिव इंसेंटिव भी काम करता है. जैसे आप रोज लेट आ रहे हैं वर्क प्लेस पे और किसी दिन आप और अगर ये प्रोविजन ना हो कि आपके लेट आने से, बायोमेट्रिक लेट होने से आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, तो कितने लोग टाइम पे आएंगे? सब लेते हैं. पहले आते थे क्या गवर्नमेंट ऑफिस में? नहीं आते थे ना. अब बायोमेट्रिक लगाए तो आते हैं ना लोग, तो उसको एक नेगेटिव इंसेंटिव मान सकते हैं. लीव डिडक्ट हो गया, पैसा कट गया, ये एक नेगेटिव इंसेंटिव होता है. ये सब भी बुक्स में मिलेगा, लेकिन जहां तक हम पॉजिटिव इंसेंटिव की बात करते हैं, दिस इज ऑलवेज परफॉर्मेंस बेस्ड. आप कई जगह ऑफर लेटर पे ये भी देखेंगे कि ऐसे आएगा आपको 60-40 सैलरी का डिवीजन ऐसे दिया रहेगा, 70-30 जनरली ये होता है. इसका मतलब क्या हुआ? 60% आपका सैलरी फिक्स्ड रहेगा, बाकी का 40% इंसेंटिव बेस्ड वेरिएबल. ये सब कहाँ जनरली सैलरी स्ट्रक्चर में मिलता है? सेल्स, इंश्योरेंस, मार्केटिंग. क्योंकि उन लोगों को जितना आप सामान बेचेंगे हाँ, उतना इंसेंटिव मिलेगा. ठीक है. तो ये एक तरीके का मोटिवेशन भी होता है ना कि आप और करेंगे तो आपको और मिलेगा. अगर आप उतना नहीं टारगेट अचीव कर पाएंगे तो फिर आपकी सैलरी कम हो जाएगी. अंडरस्टूड? कमिंग बैक टू दिस, तो बेस पे क्या होता है? ये एक फिक्स्ड कंपोनेंट है. अनदर थिंग, दिस इज मॉनेटरी पार्ट, पैसे की पार्ट. ये रट जाना चाहिए अब तुम लोगों को, इतनी बार रिवाइज हो गया है क्लास में. और ये मॉनेटरी पार्ट, ठीक है, जनरली ये सीटीसी का 40 से 50% रखा जाता है. 40 से 50% तक. ये कोई रिटन रूल नहीं है, लेकिन ये कंपनी की प्रैक्टिस में है कि जनरली इसको 40 से 50% तक रखा जाता है. बेसिक पे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब पीएफ वगैरह मिलता है ना, पीएफ प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है, इसी के ऊपर मिलती है. पूरा सैलरी पे नहीं कैलकुलेट होता है पीएफ. पीएफ हमेशा बेसिक प्लस डीए पे होता है. ठीक, ग्रेच्युटी हमेशा बेसिक पे होता है. इसीलिए बेसिक सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है आपके सैलरी की. किसी भी जॉब की सैलरी क्या होनी चाहिए, ये कैसे डिटरमिन होता है? ये अपने मन से डिटरमिन नहीं किया जाता है, या कंपनी अपने मन से फिक्स नहीं कर सकती. ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के जॉब में हैं, उस लेवल. ठीक है, लेवल क्या है, पर लेवल पे भी कैसे डिटरमिन होगा? हाँ, बहुत परफॉर्मेंस. तुम जॉब बनाने से पहले परफॉर्मेंस कैसे बनाओ? पहले बताओ कि उस जॉब का एक लेक्चरर की सैलरी कितनी होनी चाहिए, कैसे पता चले? उस जॉब को करने में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, जैसे उसमें मेंटल स्किल कितनी रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, फिजिकल कितना रिक्वायरमेंट है, फिजिकली वो कितना रिक्वायरमेंट है, नहीं रिक्वायरमेंट है उसकी उसकी जॉब. ठीक है, मेंटल कितना रिक्वायरमेंट है, किसी अलग तरीके का सेफ स्किल्स वगैरह चाहिए क्या, जैसे सेफ्टी इंजीनियर्स. ठीक है, वो लोग जो सेफ्टी इंजीनियर्स होते हैं, क्या उनके जगह पे सिविल इंजीनियर को रखा जा सकता है? क्योंकि वो सेफ्टी में ट्रेन होते हैं. हर फैक्ट्री में सेफ्टी इंजीनियर्स होते ही होते हैं. गैस का चैम्बर होता ही है, गैस के एक्सप्लोजन होने के चांसेस बहुत होते हैं. जब एम्प्लॉयज काम करते हैं तो वहां पे सेफ्टी का प्रॉब्लम हो सकता है.
तो उसमें कौन चाहिए? सेफ्टी इंजीनियर्स चाहिए। किसी जॉब का नेट वर्थ यानी उसको कितना पैसा दिया जाना चाहिए, उस जॉब की क्या वर्थ है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको फाइंड आउट किया जाता है एक वर्ड से। उस वर्ड को हम कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन। ये एचआर का एक पूरा का पूरा चैप्टर है, आप सिर्फ जानने के लिए ये वर्ड जानिए। जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द नेट वर्थ ऑफ अ जॉब। हर जॉब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली यील्ड नहीं करता है। अगर हम इसको इमेज को एक ऑर्गेनाइजेशन मान लें, क्या यहाँ फैकल्टी के जॉब की वही वैल्यू है जो एक स्वीपर के जॉब की होगी? क्या स्वीपर के चले जाने से इस ऑर्गेनाइजेशन को उतना ही फर्क पड़ेगा जितना फैकल्टी के चले जाने से पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वर्थ ज्यादा है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पढ़ना और पढ़ाना यहाँ का प्राइमरी पर्पस है। समझ में आया? क्योंकि सॉरी, because every job yields different level of productivity, different level of requirement in an organization. Therefore, the net worth of every job in the organization is different. अलग होगा। तो बेसिक सैलरी जॉब इवैल्यूएशन से निकाली जाती है। ठीक है, अब चलिए बनाइए। जो लोग स्टूडेंट नहीं थे इस क्लास में, थोड़ा सा एग्जांपल ले लीजिए। अभी मैंने आपको बोला कि 40 से 50% सीटीसी का बेसिक सैलरी होता है। छोटा सा एग्जांपल लीजिए, छोटे फिगर्स के साथ बनाइए। सपोज अ जॉब is giving you 10,000 per month, sorry 1.2 lakh per annum। ठीक है, सीटीसी कितना हुआ? व्हाट इज द सीटीसी? बताओ। 1.2 लाख पर एनम सीटीसी है, उसका क्या मतलब हुआ? पूरे साल की कमाई 1.2 लाख। व्हाट इज सीटीसी? हम ये फिगर दे दिए, बताओ सीटीसी का मतलब क्या हुआ? इस फिगर का क्या मतलब हुआ? इंटरप्रेट करो। हाँ, इतना अमाउंट वो एम्प्लॉयर इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को इस पर्टिकुलर जॉब के लिए देगी। 1.2 लाख पर एनम, वो उतना खर्च करेगी। हाँ, जिसकी सीटीसी इतनी होगी, सबकी सीटीसी सेम थोड़ी होती है। 1.2 लाख पर एनम। मंथली इनकम कितना होगा इसका? 10,000 हो गया। अब मंथली बेसिक सैलरी निकालो। अगर 40% देती है ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक सीटीसी का 40% अगर, हाँ, अगर कंपनी की पॉलिसी में ये है कि वो 40% टोटल सैलरी का यानी सीटीसी का 40% वो बेसिक सैलरी देती है, तो मंथली बेसिक सैलरी इस सैलरी का निकालो ना। 4,000 कैसे निकाले? 40% ऑफ दिस है ना 4,000, तो बेसिक सैलरी यही 4,000 होगी। समझ में आया? अब इस 4,000 के ऊपर तुम्हारा दुनिया भर का अलाउंसेस जितना जो उस ऑर्गेनाइजेशन का है, एचआरए जुड़ेगा, सीसीए जुड़ेगा, ये वो सब कुछ इसके अलावा और इसके ऊपर, माने इसका 20%, इसका 10%, इसका 10, मान लो कि कंपनी इसका 10-15% देती होगी अलाउंसेस ऊपर से जोड़ जाड़ के, इसका 15% कितना हुआ? देखो 15% अलाउंसेस देती है, बाकी कुछ बेनिफिट ये वो सब देती होगी। तुमको ये समझ में आया कि नहीं कि इसके ऊपर जुड़ता है, इसका एक परसेंटेज अलाउंस दिया जाता है। समझ में आई बात? बेसिक सैलरी क्लियर हो रहा है? गवर्नमेंट का जब पे स्केल देखोगे, किसी का रिक्रूटमेंट का पेपर निकाल, 10,000 है, उसको बेसिक सैलरी नहीं बोल सकते। नहीं नहीं वो बेसिक है ही नहीं। उस पे जो सीटीसी लगा उसको बेसिक सैलरी बोलेंगे। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी बेसिक, यू नीड टू गेट दिस। सीटीसी का क्या मतलब होता है? टोटल सैलरी। ठीक है, सीटीसी इज टोटल सैलरी, कॉस्ट टू कंपनी। पहली बार समझा है तुमको। अगर 1.2 लाख सीटीसी तुम्हारे ऑफर लेटर में है, मतलब कंपनी को तुमको लेने में कितना पैसा देना पड़ रहा है? वो चाहे बेसिक में दे, अलाउंस में दे, बेनिफिट्स में दे, जिस तरह से भी तुमको दिया जा रहा है, इतना खर्च तुम हो उस कंपनी के लिए। समझ
समझ में आया? अब तुम अपनी सैलरी की बात करो कि तुम्हारा पर मंथ 10 बना, अगर 40% है तो 4000 बना, 50% होगा तो 5 बनेगा, यही होगा ना? तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या कुछ अगर डाउट है तो पूछो। 40% या 50% जो बोल रही हूँ क्या है? 40% तुम लिखे होगे अपने नोट्स में, बेसिक सैलरी होता है, बेसिक को जनरली रखा जाता है 40 to 50% ऑफ CTC। आप समझ में आया? इसको ब्रैकेट में लिखो कॉपी में। आप समझ में आया? बेसिक सैलरी इज इक्वल टू 40% ऑफ CTC। तो मंथली तो तुम्हारा यही ना हुआ, 4000 बना। समझ आया बात? गवर्नमेंट का बोलो, कोई कंफ्यूजन अभी भी? गवर्नमेंट का जब पे स्केल देखेंगे आप लोग, ये तो हुआ प्राइवेट सेक्टर की बात, ठीक है, जहां पे कि कंपनी अपने हिसाब से स्ट्रक्चर कर सकती है सैलरी। जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी वगैरह को जब ले जाया जाता है, कंपनीज रिक्रूट करती है, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी वगैरह को जब रिक्रूट करती है, MBA वालों को, स्पेशलाइजेशन वालों को, HR, फाइनेंस, लीगल, मार्केटिंग, अकाउंट्स, ये वो, तो उनका जो ज्वाइनिंग सैलरी होता है वो इस तरीके से होता है। कभी रिक्रूटमेंट खोल के देखना, अब समझ में आएगा ना। पेरोल पढ़ोगे तो धीरे धीरे वो सब पेपर्स वगैरह भी, रिक्रूटमेंट खोलोगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा ना तो क्या होता है। इस तरह से लिखा रहता है। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं तो आपका बेसिक रहता है 50,000। 1 साल के लगभग की ट्रेनिंग होती है, प्रोविजन जिसको कहते हैं। उसके बाद आप कंफर्म हो जाते हैं, है ना, एक इंटरनल एग्जाम होता है, उसके बाद आप कंफर्म हो जाते हैं। 50,000 बेसिक सैलरी होती है ट्रेनिंग पीरियड में। उस 50,000 में बाकी फिर बेसिक होगा वो 50, उसके बाद उसके ऊपर अलाउंस वगैरह जुटेगा। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी बेसिक कितनी हो जाती है? 60,000। तो अलाउंस अब किस पे जुटेगा? 60,000 पे। इस लेवल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको इस लेवल में तभी तक रखा जा सकता है जब तक आपका प्रमोशन हो ना हो। हर साल सैलरी तो बढ़ेगी ना, हर साल बेसिक तो बढ़ेगा ही, BA बढ़ता ही है। तो आपका ये आज 60 है तो कल 65 हो सकता है बेसिक, फिर आपका सारा अलाउंस वगैरह उस पर कैलकुलेट होगा। लेकिन यू कैन बी रिटेन्ड टू दिस पोजीशन ओनली टिल यू डू नॉट क्रॉस दिस अपर ब्रैकेट। जहां आप उसके ऊपर जहां गया बेसिक, आपको अलग लेवल पे भेजना मजबूरी है उनकी, क्योंकि आप इस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। अब आपका प्रमोशन होना ही होना है, ऐसे तो उसके पहले ही हो जाता है, लेकिन इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक सैलरी समझ में आया? आया? कोई डाउट होगा तो बेझिझक पूछना। नेक्स्ट क्या था? अलाउंस। अलाउंस क्या होता है? क्या क्या सुने हैं आप अलाउंस के बारे में? और फर्नीचर अलाउंस, HRA अलाउंस, ठीक है, रेंट, HRA रेंट अलाउंस। जो जो नाम आप अलाउंस का बोलते जा रहे हैं, क्या उस नाम से क्लियर नहीं है कि अलाउंस किस लिए है? क्लियर है ना? एजुकेशन अलाउंस एजुकेशन के लिए, मेडिकल अलाउंस मेडिकल के लिए, हाउस रेंट अलाउंस फॉर रेंटिंग अ हाउस, CCA सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, furniture is for buying a furniture, uniform allowance is for getting a uniform stitched, fitness allowance is given to for fitness। allowance का मतलब होता है, बोलो, हाँ, DA। अच्छा, DA आई मिस्ड ना। अच्छा देखिए, पहले ये बता देते हैं, DA इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सैलरी, ये बताना जरूरी है। DA का क्या मतलब होता है? डियरनेस अलाउंस। क्या होता है? महंगाई भत्ता सुने हैं? ये महंगाई भत्ता होता है। डियरनेस अलाउंसेस महंगाई भत्ता। इसका फॉर्म शुरू से यही नहीं था,
DNS allowance was introduced as a component of salary. This very concept was introduced after the World War II. 1939 to 44 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है. उसके बाद DNS अलाउंस को एज डियर फूड अलाउंस तब इंट्रोड्यूस किया गया था सैलरी में. क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि उस वक्त जो वर्कर्स थे वो वेज रिविजन मांग रहे थे कि हमारी सैलरी, हमारा पैसा बढ़ाया जाए. तो सरकार ने पैसा ना बढ़ा के उसको एक फूड अलाउंस के तौर पर सैलरी का पार्ट बनाया और धीरे धीरे gradually it took its own course and DA became a very important component of the salary of public sector employees. Public sector employees of India and Bangladesh. आज भी इंडिया और बांग्लादेश के सैलरी में DA एक बहुत important component है. गवर्नमेंट सेक्टर का जो सैलरी होता है वो अपने मन से नहीं बढ़ता है, एम्प्लॉयर नहीं बढ़ा सकती है. इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट का पे कमीशन बैठता है ना. पे कमीशन का एक टेन्योर है, उतने सालों के बाद ही वो अगला पे कमीशन आएगा. तो तब तक क्या क्या राइज होता है, 3% का राइज होता है. अब आप सैलरी में 3% का राइज होगा. हाँ, 7th पे कमीशन चल रहा है ना अभी, 7th पे कमीशन है. अब जब तक 8th पे कमीशन नहीं आएगा तो क्या बेसिक सैलरी बढ़ाई जा सकती है? नहीं, वो पे कमीशन ही डिसाइड करेगा. तो क्या हुआ कि तो क्या जब तक पे कमीशन नहीं आएगी क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी. और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज की सैलरी ऐसे नहीं बढ़ती है जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती है कि अभी स्विच मारा तो 100% हो गया, अभी स्विच मारा तो इतना हो गया. दे हैव अ पैटर्न ऑफ इंक्रीज, 3% के हिसाब से बढ़ती है, विच इज वेरी स्मॉल. तो क्या किया जाए, इन्फ्लेशन बाहर बढ़ रहा है, आपकी सैलरी को बाहर के महंगाई से या फिर बाहर की इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंपोनेंट सैलरी में डाला जाता है दैट इज कॉल्ड डियरनेस अलाउंस. सरकार देखती है साल में 2 बार, एक जनवरी के महीने में और एक जुलाई के महीने में, कि बाहर महंगाई कितनी है, उस हिसाब से डीए कितना बढ़ा दिया जाना चाहिए और फिर उसके हिसाब से आपकी सैलरी में इंक्रीज होता है. ठीक है, समझ में आई बात? पिछले महीना जुलाई था, जुलाई में डीए बढ़ा है 17% से 28% किया गया. डीए को घटाने का भी प्रोविजन है, लेकिन कभी प्रैक्टिकली महंगाई घटी है तो इसीलिए डीए भी नहीं घटता, बढ़ता ही है जब बढ़ता है. पे कमीशन का ड्यूरेशन कितना होता है? 10 years है शायद, 10 years है. तो डीए तो मैं प्राइवेट सेक्टर में होता नहीं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज आर नॉट obliged to give DA. सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एंड पेंशनर्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर. जो लोग, हाँ बताइए. हाँ, बिल्कुल करती है, बिल्कुल डिफर करती है. आप क्लास मिस करती है इसीलिए, वरना हम अलाउंसेस पूरा लिखवाए हैं इन लोगों को कि अलग अलग होता है. हाउस रेंट अलाउंस, द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग अ होम इन The cost of renting a home in Mumbai, will it be same as renting a home in Patna? 2 BHK फ्लैट की कीमत वहाँ पे 30,000 भी जा सकती है और यहाँ आपको 10,000 में बहुत अच्छी जगह पे मिल जाएगी फ्लैट. तो हाउस रेंट अलाउंस अलग अलग हो गई. हाउस रेंट अलाउंस देने के लिए X, Y, Z, Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज को बांटा जाता है कि आप अपने एम्प्लॉइज को अगर यहाँ भेज रहे हैं तो आपको हाउस रेंट उसके अकॉर्डिंगली देना है, यहाँ भेज रहे हैं तो उसके और यहाँ भेज रहे हैं तो उसके. दिस डिविजन इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन. नेक्स्ट, ये समझ में आ गया? अब आप आइए अलाउंसेस पे थोड़ा. अलाउंस क्या होता है? समथिंग विच इज अलाउड इन योर सैलरी फॉर अ पर्पस. आपने जितना अलाउंस बोला, जितने लोगों ने, सबका नाम सुन के क्लियर हो जाता है ना कि किस लिए है. हाउस रेंट अलाउंस, आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, आपको घर चाहिए होगा, राइट? हैदराबाद में आपकी नौकरी लगी तो आप रहेंगे कहाँ?
हैदराबाद में, तो यू वुड नीड अ हाउस। तो ये अलाउंस इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने हाउस को रेंट करने का जो एक्सपेंस है उसको बेयर कर सकें। मेडिकल अलाउंस क्यों दिया जाता है? ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, कल आपकी फैमिली बीमार पड़ सकती है, आपको दवा की, आपको डॉक्टर की, तरह तरह की जरूरत पड़ सकती है। टू बेयर दैट एक्सपेंस यू आर गिवन अ मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट, इन दोनों में डिफरेंस बताए थे हम। रीइंबर्समेंट में क्या होता है कि आपको बिल्स देना होता है, आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देना होता है, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, और आपका एंटाइटलमेंट होना चाहिए, माने कि आपको वो फैसिलिटी मिली जानी चाहिए कि आपका मेडिकल रीइंबर्समेंट अलाउड है। ठीक है, व्हाट आर यू बोथ राइटिंग? आई हैव गिवन दिस एज नोट्स, यू राइट इट डाउन फ्रॉम योर फ्रेंड्स। अभी ये रिवीजन क्लास है ना, तो सुन लो, सुन लोगे तो फिर जब लिखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। आई सेंस दैट ये लोग तो लिखा है सब, ठीक है, उसे ले लेना नोट्स। अभी सुन लो, अगेन यू विल मिस आउट ऑन व्हाट्स बीइंग सेड। मेडिकल अलाउंस और रीइंबर्समेंट में ये डिफरेंस होता है कि अलाउंस तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, आप कोई बिल जमा करें या ना करें, लेकिन रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कि उसके लिए 24 घंटा एडमिट होना होता है, उसके बाद बिल्स जनरेट होती है, बिल्स दिखाना होता है, सब सबमिट वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, और फिर कंपनी की पॉलिसी के तहत या तो पूरा पैसा या एक पार्ट पैसे का आपको वापस मिल जाता है जो आपने खर्च किया। कई जगह पे जैसे पारस है, ये यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिनके पैनल में पारस आता होगा। ज्योतिपुंज है, ज्योतिपुंज है, ये मैटरनिटी हॉस्पिटल है, ये लगभग पटना के सारे अच्छे जितने ऑर्गेनाइजेशन है सबके पैनल में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब डिलीवरी हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट बनता है, सारा बिल्स बनता है, और वो स्ट्रेट ऑर्गेनाइजेशन के एचआर को चला जाता है। समझ में आया? तो ये होता है रिइंबर्समेंट। नेक्स्ट इज एलटीसी जो होता है, एलटीए। हाँ एलटीसी, हाँ ओबीसी का बिल्कुल, वो यही अलाउंस है। इस पे पूरा क्लास हुआ था ना डिस्कशन, एम्प्लॉयर। लेकिन इस फैमिली मेंबर्स को भी होता है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर इंसान होता है, काम करना होता है, तो उसके फैमिली मेंबर में कोई बीमार पड़ जाते तो हाँ उसको भी मेडिकल कार्ड बनता है ना, यस मैम, मेडिकल कार्ड बनता है ना, कार्ड पे जैसे कोई वर्किंग आदमी है, इफ इज अ मेल मेंबर, बताओ। मेडिकल आ गया ना, ग्रोसरीज सब मिलता है उसमें। मैं तुमने जो पूछा वो मेडिकल कार्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करना होता है कि आपकी वाइफ कौन है, उसका फोटो, उसका सिग्नेचर के साथ, बच्चा कौन है, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, ऐसे तुम किसी के नाम पे क्लेम थोड़ी कर सकते हो। यस मैम, तो वो सब कुछ मिलता है, डिपेंडेंट पेरेंट्स मिलते हैं, यस मैम, ठीक है, ऐसा हुआ है इसलिए हाँ बिल्कुल मिलता है। नेक्स्ट इज एलटीए जो तुमने पूछा, गवर्नमेंट में इसको एलटीसी के नाम से जानते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन, जो गवर्नमेंट में शायद साल में 4 साल में 2 बार है, 2 साल में नहीं हाँ तो 2 साल में 1 बार, वही 4 साल में 2 बार है। तो उसमें क्या होता है, सैलरीड एम्प्लॉय यू आर गिवन लीव, लीव ट्रैवल अलाउंस, यू आर गिवन लीव टू ट्रैवल विद अलाउंस। ठीक, लीव मिलती है 10-12-15 दिन की लीव मिलती है आपको, और फिर आपको ट्रैवल करने के लिए दिया जाता है, कुछ छुट्टी दी जाती है, और कुछ अलग से जैसे एडवांस वगैरह के तौर पे वो सब दिया जाता है, अलाउंस दिया जाता है। इससे क्या फायदा होता है बताइए, हम बता चुके हैं क्लास में, तीनों के पर्सपेक्टिव से बताइए। एम्प्लॉयर अगर दे रहा है तो कुछ फायदा होगा उसको, आपको टिकट वगैरह सबमिट करना पड़ता है, बताइए क्या फायदा होगा। वॉइस आती है, employees happy और motivated। एम्प्लॉय के लिए बता रहे हो है ना, क्या बता रहे हो, बताओ बताओ। कोचिंग मोटिव रहेगा एम्प्लॉयर के लिए, और मोटिवेटेड रहेगा और
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एक ब्रेक के बाद। साइकोलॉजिकल फटीग हटाने के लिए ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ घूम आए, 10-12 दिन की छुट्टी मिल जाए तो अच्छा लगेगा। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? देखो, the HR of a company that doesn't give you one penny for free, ठीक है, वो चाहे जितनी भी बेनिफिट की बात कर ले, कुछ ना कुछ तो उसका भी फायदा हो ही रहा है। हो सकता है मैम सामने को पूरी जिसको था ना एक्सपीरियंस और मेरा था उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, सबको मिलता है अलाउंस पार्ट, सबको मिलता है। हाँ, ये है कि किसी का एंटाइटलमेंट फ्लाइट का टिकट का रहता है, किसी का सेकंड एसी का रहता है, किसी का थर्ड एसी का रहता है, ये होता है। एम्प्लॉयर के लिए देखिए क्या होगा, लीव एनकैशमेंट सुने हैं, क्या होता है? लीव एनकैशमेंट है। एम्प्लॉइज क्या होता है कि साल में आपकी छुट्टी है, एक पर्टिकुलर डेट के पहले उतनी छुट्टी आपकी जमा हो गई, आपने छुट्टी नहीं ली, तो आप उसको पैसे में इन लिeu ऑफ मनी आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, पैसा मिल जाता है। तो जोड़ के देखो, एक दिन का सैलरी बेसिक मिलता है तो काफी पैसा हो जाता था। अब अगर वो छुट्टी पे जाएगा तो 10-12, यहाँ से कोई कश्मीर जाएगा तो कम से कम 12-13 दिन लगेगा कि नहीं? कोई कन्याकुमारी घूमने के लिए जाएगा तो 12 दिन लगेगा कि नहीं? तो आप सोचिए कि 12-12 दिन की छुट्टी अगर सारे एम्प्लॉइज की बच जाए, एम्प्लॉयर का कितना पैसा बच जाएगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? उसको उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। लीव एनकैशमेंट में काफी पैसा जाता है। हो गया, समझ में आई ये बात एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से? नाउ यू टेल मी, गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है इस चीज के लिए? ये तो समझ में आ गया, चलिए अच्छा है। एक सैलरीड एम्प्लॉय जब अपने फैमिली के साथ कहीं जाता है, आप यहाँ से आगरा जाएंगे तो ताजमहल देखने जाएंगे ना, वहाँ टिकट खरीदेंगे, वहाँ के आसपास के होटल में रहेंगे, वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे। उस एरिया का रेवेन्यू, उस एरिया में रेवेन्यू कितना कलेक्ट होगा? टूरिज्म से कितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है? टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है सर्विस सेक्टर का। 4 धाम यात्रा कितना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके उत्तराखंड गवर्नमेंट को देती है ना। अब इसीलिए हाहाकार मचाया ना कि 4 धाम यात्रा क्यों बंद हो गई, वहां का स्टेट का रेवेन्यू एकदम डाउन हो गया, क्योंकि उसका मेन रेवेन्यू ही टूरिज्म है उत्तराखंड का। ठीक है, समझ में आया? तो एलटीए हो गया। इसी तरीके से और भी अलाउंसेस होते हैं जो दिए जाते हैं। 1642 आई स्टार्ट बेनिफिट। बेनिफिट क्या होता है? देखिए, आपने पढ़ा कि बेस पे मॉनेटरी पार्ट है, अलाउंसेस मॉनेटरी पार्ट है, बेनिफिट्स मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों होता है। बेनिफिट्स का मेन पर्पस ये होता है कि आपको रिटेन करके रखा जाए ऑर्गेनाइजेशन में, आपको अच्छा फील कराया जाए। बेनिफिट का क्या मतलब होता है? एडेड फैसिलिटी, राइट? जैसे however you will not agree, जिनके रहने से the employees feel good, उनको they feel happy to be a part of that organization. बेनिफिट का प्राइमरी पर्पस पहले वेलफेयर था कि आप क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, इसलिए हम आपके वेलफेयर के लिए कुछ सोचें, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इंश्योरेंस बेनिफिट कि हम आपका इंश्योरेंस करा दें, आपकी फैमिली का इंश्योरेंस करा दें, मेडिकल बेनिफिट्स, राइट? ये सारी चीजें। कंपनी की कार अगर किसी को अवेलेबल हो, कंपनी का ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को मिल रहा हो, राइट? बेनिफिट्स के बारे में 2-3 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी होंगी कि benefits can be both monetary and non-monetary, inside the organization or outside the organization. Benefits can be given free of cost or at concessional rates. Say for example, कोई कंपनी आपको फ्री लंच देती है, दोपहर का खाना एम्प्लॉइज अपनी कंपनी में खाते हैं, ठीक है? अब हो सकता है कि किसी कंपनी का अगर बहुत बजट ना हो तो वो कंसेशनल सा प्राइस आपके सैलरी से डिडक्ट करे, थोड़ा सा पैसा मान लो 200, 250 रुपया, 300 रुपया ऐसे डिडक्ट करे,
पर महीने और आपको कूपन मिले 250 रुपया पूरे मंथ का, कोई पैसा है एक टाइम के लंच फॉर 30 डेज खाने के लिए? नथिंग। वो एक बेनिफिट है कि कंपनी आपको लंच करा रही है, आपको लंच की चिंता नहीं करनी, और बहुत कंसेशनल सरप्राइज है जो आपसे कंपनी लेती है। ग्रुप इंश्योरेंस, आप एम्प्लॉय हैं, आपका पूरे ग्रुप में इंश्योरेंस होता है, कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है उस बात का कि बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस करवाती है, पर आपको भी तो मिल रहा है। आप बाहर से कोई इंश्योरेंस लेंगे तो काफी पैसा देना पड़ेगा। तो यू गिवन ग्रुप इंश्योरेंस, हो सकता है 500 या 1000 रुपए बस ले आपसे और आपका इंश्योरेंस करा दे। और सोचिए कि जब कुछ अनटूवर्ड होता है, कुछ अनफॉर्चुनेट होता है हमारे साथ, तो कितना पैसा लग जाता है, राइट? नेक्स्ट इज रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, फोर्थ कंपोनेंट। इंसेंटिव बता दिए, बेनिफिट परफॉर्मेंस बेस्ड होता है हमेशा। रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, इसका बहुत इलैबोरेट क्लास हुआ था, लास्ट क्लास इसी पे हुआ था, व्हाट इज रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी लाइक टू बी प्रेज्ड फॉर द वर्क दैट वी डू। अच्छा लगता है अगर कोई हमारे किए हुए काम को अप्रिशिएट करता है, हमारी वैल्यू को प्राइज करता है, ये एहसास दिलाता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करते रहने का, मिलता है ना? सेम होता है रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन। ये बातें सिर्फ ऐसे ही नहीं की जाती, ये बहुत वेल रिसर्च्ड थ्योरीज हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़े हैं, लास्ट क्लास में बताए थे कैसे रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन उससे लिंक्ड होता है। तो रिवॉर्ड और रिकग्निशन जरूरी होता है एम्प्लॉयज को ये हेल्प करने में कि आप इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आपका एफर्ट्स को हम वैल्यू करते हैं, आपको हम रिकग्नाइज करते हैं आपके काम के लिए। रिवॉर्ड और रिकग्निशन में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो याद रखना है। रिवॉर्ड मॉनेटरी होता है और रिकग्निशन नॉन मॉनेटरी। आपके 10 साल कंप्लीट होने पे मैंने आपको एक शील्ड दिया सिल्वर का, और वह उसमें लिखा हुआ है कि वी अप्रिशिएट योर ग्लोरियस प्रेजेंस ऑल थ्रू दीस 10 इयर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हुआ? रिवॉर्ड। और हमने एक बोर्ड की मीटिंग में ऐसे बोल दिया कि वी रिकग्नाइज हिज 10 इयर्स ऑफ प्रेजेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हुआ? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन नॉन मॉनेटरी होता है, रिकॉग्निशन स्पॉन्टेनियस होता है। हो सकता है आपके पहले भी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनको रिवॉर्ड मिला है, लेकिन रिकग्निशन के लिए ऐसा थोड़ी बोला जाता है कि आज हम आपकी तारीफ करने वाले हैं। मैनेजर ये नहीं बोलता है ना कि आज हम आपकी तारीफ करेंगे या आप मेरे कैबिन में आइए, आपको अप्रिशिएट करना है, तो उसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। रिकग्निशन इज जनरली एन इनटैंजिबल ट्रांजैक्शन, जिसको आप छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। आप कितना अच्छा फील किए ये भी आप नहीं बता सकते, आपकी कितनी तारीफ हो गई ये भी आप नहीं बता सकते। तो रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन के बारे में बोला जाता है कि a good organization will always bring in more practice of rewards and recognition। इस चीज को ज्यादा लाया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिस में, ताकि एम्प्लॉयज को वैल्यूड फील हो। ठीक है?